बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे थर्ड ईयर के जो भाई प्रॉफ की तैयारी नहीं कर सके, आज हम उनके लिए लाए हैं न्यू टॉपिक एंटी कैंसर ड्रग्स। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला इसको क्विक रिवीजन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले है एल्केलेटिंग एजेंट्स हैं हमारे पास, जिसमें बहुत ही मशहूर दवाई है साइक्लोफॉस्फामाइड। उसके अलावा जो है वो सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लाटिन, इसके अलावा प्रोकार्बाजीन और डेकार्बाजीन। तो ये तफसील में आगे आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद है एंटी मेटाबोलाइट्स। इनका फार्मूला है FMG, यानी 5 फ्लोरो यूरासिल, M से मीथोट्रेक्सेट, S से 6 मर्केप्टोप्यूरिन। तो ये FMGs होगी, और G से है हमारा जेमिसिटामिन। इसके अलावा हमारे पास है नेचुरल प्रोडक्ट्स, जैसे पसली होती है, हमने इसको पैक्लीटेक्सेल याद करना है। लेफ्ट या राइट साइड होती है तो हमने इटोपोसाइड याद रखना है, पैक्लीटेक्सेल और इटोपोसाइड। इसके अलावा विनक्रिस्टीन, विनप्लास्टीन, ये भी बहुत मशहूर दवाएं हैं। एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स का मैंने फार्मूला बनाया था बैड मिठू, B से ब्लियोमाइसिन, BDM, ब्लियोमाइसिन, डॉक्सोरूबिसिन और मिट्रोमाइसिन। तो बैड मिठू आपको याद रहेगा इंशाल्लाह। मिसलेनियस में है इमेटिनिब और सिटक्सीमाब या रिटक्सीमाब। इसका भी मैं आगे बनाऊंगा। मैंने बनाया था देसी नीला इमाम, डेसेटिनिब, नीलोटिनिब और इमेटिनिब। ये आगे आके हम याद करेंगे सारी। बाकी हार्मोनल हैं, जिसमें प्रेनिसोलोन है और टमाक्सिफिन है। क्लासिफिकेशन हमें आनी चाहिए। प्रॉफ के लिए 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइक्लोफॉस्फेमाइड, दूसरे नंबर पे मेथोट्रेक्सेट आनी चाहिए, 5 फ्लोरो यूरासिल का आपको आना चाहिए, और चौथे नंबर पे विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन। तो हमें पता होना चाहिए कि इधर बहुत सी दवाइयों पे लिखा हुआ है कि ये फलाने कैंसर के लिए, फलाने कैंसर के लिए। तो इसमें आपको मुश्किल हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बता दूंगा, और कुछ आपको वो टेबल याद करनी पड़ेगी जो यहाँ पे दी हुई है, उसका भी तरीका आपको बता दूंगा। जो एपिथेलियम का ट्यूमर होता है उसको कार्सिनोमा कहते हैं, और जो सॉलिड ऑर्गन का ट्यूमर होता है जैसे बोन का या मसल का, उसको सार्कोमा कहते हैं। और जो ब्लड के ट्यूमर हैं, या वो माइलेड लिंकेज के हैं या लिम्फाइड लिंकेज के हैं। माइलेड का एक्यूट होगा तो AML, क्रोनिक होगा तो CML, लिम्फाइड का होगा ALL और CLL, और इस तरह हाजकिन लिम्फोमा और नॉन हाजकिन लिम्फोमा। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह बाकी 2 ग्रुप्स हैं इनके जो एंटी कैंसर है। या तो वो सेल साइकिल हमें याद होगा कि G0 फेज, G1 फेज, G2 फेज, S फेज, यानी मुख्तलिफ सेल साइकिल के फेज थे माइटोसिस मियोसिस के हिसाब से। कुछ जो हैं वो सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स हैं, और कुछ सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स हैं। अगर मोटा मोटा पूछा जाए क्लासिफिकेशन, तो अंदर से आपने ये 2 बातें बना देंगे। उसके बाद है एंटी कैंसर ड्रग्स के खिलाफ रेजिस्टेंस कैसे बनती है। किसी भी ड्रग के खिलाफ रेजिस्टेंस के लिए ये 5-6 तरीके होते हैं, इसमें कोई रट्टे लगाने वाली बात नहीं है। नंबर 1, क्योंकि ये ज्यादातर न्यूक्लिक एसिड या DNA पे काम करती हैं, तो कोई भी दवाई के खिलाफ एंटी कैंसर सेल अपना रिपेयर मैकेनिज्म इंक्रीज कर देते हैं। दवाई तोड़ती है, वो लेगी से दोबारा बना देता है। दूसरे नंबर पे है कि दवाई को कोई ट्रैप कर लेता है, जैसे क्रॉनिक डिजीजेज में आयरन ट्रैप हो जाता है और यूज नहीं होता। और तीसरे नंबर पे जिस एंजाइम पे उसने टारगेट करना है, वो एंजाइम अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर लेता है, जैसे टोपोआइसोमरेज 2 पे काम करते हैं, कुछ टोपोआइसोमरेज 4 पे। अगले नंबर पे कुछ प्रो ड्रग्स होती हैं, वो एक्टिवेट ही ना हो तो काम कैसे करेंगी। अगला है कि किसी सेल के अंदर जाती हैं और वहां के एक्सपोर्ट मैकेनिज्म दवाई को फिर बाहर निकाल लेते हैं। तो एक्सपोर्टर, इसको कहते हैं डिक्रीज ड्रग एकमुलेशन, एक्सपोर्टर वहां पे एक्टिव हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ और हैं जो इनएक्टिवेट कर देते हैं ड्रग्स को, कुछ डिफरेंट और एंजाइम आ जाते हैं। तो ये 6 तरीके हैं, तो ये आपको इंशाल्लाह ताला याद रहेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि कैंसर की कीमोथेरापी 2-3 तरीके से इस्तेमाल होती है। एक तो होती है प्राइमरी कीमोथेरापी, यूजुअली यानी जिसका ना रेडिएशन से इलाज मुमकिन है ना सर्जरी से इलाज मुमकिन है, तो उसमें प्राइमरी कीमोथेरापी होती है। उसके बाद है कि न्यू एडजेवेंट कीमोथेरापी, नाम से जाहिर है, यानी किसी जगह पे आपने सर्जरी करनी है लेकिन ट्यूमर का साइज ज्यादा है, तो आप उसको क्या करते हैं, उसको साइज को श्रिंक करवाने के लिए यूज करते हैं। इसको कहते हैं न्यू एडजुवेंट कीमोथेरापी। उसके बाद है एडजुवेंट कीमोथेरापी। इसमें भी यही है कि आपने अगर कहीं रिकरेंस को रोकना है, डिजीज ट्रीट हो गई है लेकिन आपने रिकरेंस को रोकना है, तो उसके बाद एडजुवेंट कीमोथेरापी करते हैं। अब मिसाल के तौर पे ब्लड के ट्यूमर है, हाजकिन है, नॉन हाजकिन है,
आप मुझे बताएं ब्लड सेल्स को आप कैसे सर्जरी कर सकेंगे? नहीं कर सकते। ब्लड के सेल्स को कैसे शुआएं लगाएंगे? आप नहीं लगा सकते, वो सर्कुलेट कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ पे प्राइमरी जो थेरापी होती है वो इंडक्शन कीमोथेरापी होती है। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्बिनेशन कीमोथेरापी, अगर कीमोथेरापी हमने करनी है तो इसको कैसे करना है? इसके मिक्स करने के दो तरीके हैं। अगर दो दवाइयों को आप मिला रहे हैं, कहीं पे भी मिलाएं, ये कैंसर में नहीं, अगर वैसे भी मिलाएं, दोनों दवाइयों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट होना चाहिए। नंबर वन, दोनों दवाइयों के साइड इफेक्ट भी डिफरेंट होने चाहिए। अगर दोनों हाइपरकलीमिया करते हैं तो बंदा एरिथमिया से मर जाएगा, या दोनों नेफ्रोटॉक्सिक हैं तो एडिटिव एक्शन आएगा, गुर्दे फारे हो जाएंगे। इसी तरह दोनों में से हर दवाई अलग अलग भी एक्टिव होनी चाहिए, यानी अगर एक के खिलाफ रेजिस्टेंस बन गई तो दूसरी कम अज कम एक्टिव हो, और दोनों में क्रॉस रेजिस्टेंस भी नहीं होनी चाहिए। यानी अगर किसी बीमारी ने अपने एंजाइम और बना लिए, वो 6 मैकेनिज्म जो मैंने बताए हैं, तो ऐसा ना हो कि दोनों दवाएं फारिग हो जाए, बेकार हो जाए, तो ये एडिटिव थेरापी होती है। इसके अलावा क्योंकि एंटी कैंसर ड्रग बहुत महंगी भी हैं और ये एक किस्म की जहर भी हैं, तो हमने देखना है कि इनके साइड इफेक्ट्स को कैसे कवर करना है। उसमें भी उसको कहते हैं रेस्क्यू थेरापी। जैसे साइक्लोफॉस्फेमाइड है, बहुत यूज होती है, हमारे नेफ्रो में भी यूज होती है, वैसे भी इम्यून सप्रेसेंट भी है। अब ये करती है हेमरेजिक सिस्टाइटिस ब्लैडर में, यानी इसके अलावा जो शिस्टोसोमा हेमाटोबियम है आपका पैथोलॉजी का, वो भी हेमरेजिक सिस्टाइटिस करता है। तो इसको कैसे कवर करते हैं? मेसना के साथ। हम अगर 1 ग्राम साइक्लोफॉस्फेमाइड देते हैं तो 250 mg मेसना देते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर मिथोट्रेक्सेट देते हैं या 5-फ्लोरोयूरासिल देते हैं तो वो जो हमारा फोलिक एसिड है उसको डिप्लीट कर देता है। इसलिए उसके साथ हम ल्यूकोवोरिन देते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा फोलिक एसिड होता है, ये उसकी रेस्क्यू थेरापी है। इसी के अलावा जो इडारोबिसिन है या डॉक्सोरोबिसिन, रोबी जो होती है, मैं कहता हूँ ये लड़की का नाम है, कार्डियोटॉक्सिक होती है, तो डॉक्सोरोबिसिन के लिए हम डेक्सरोजोक्सिन जो है वो हम देते हैं। तो ये भी उसकी डेक्सरोजोक्सिन जो है वो कार्डियो प्रोटेक्टिव है। ये इसको कहते हैं हम रेस्क्यू थेरापी। ये तीनों एग्जांपल में आपसे पराफ में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज रेस्क्यू थेरापी। अब हम इंपॉर्टेंट जो 3 क्वेश्चन हैं वो करेंगे। जो मिथोट्रेक्सेट है, 5-फ्लोरोयूरासिल है, और वेनक्रिस्टीन है, और वेनप्लास्टीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्कलाइटिक एजेंट के नाम हमें आने चाहिए। मैंने कहा साइक्लोफॉस्फेमाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा मिक्लोरिथामीन है। ये अगर आपको भूल भी जाए तो 2 मस्ती करने वाली ड्रग हैं, उसमें है कार्मस्टीन और लोमस्टीन। उसके अलावा डेकार्बाजीन और प्रोकार्बाजीन। सिस्प्लाटिन भी आपको याद रहनी चाहिए। ये डेकार्बाजीन आगे यूज होती है, मैं आपको इसका क्लिनिकल यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा। अब इसका क्या है? They form the molecular substrate is that alkylates the nucleophilic group on DNA, particularly the N7 portion of the guanine। अब हमें पता है प्यूरीन, पैरीमिडीन का, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिडीन, इन चारों में से अब ये किस पे ब्लॉक कर रही है? 7 पोजीशन ऑफ द गुआनिन पे। अब जब ये ब्लॉक रहेगी, दिस लीड टू द लिंकिंग ऑफ बेसेस, क्रॉस लिंक होंगे बेसेस, डीएनए में फ्रैक्चर आएंगे, डीएनए जब टूटेगा तो ये दवाई एक्ट करेगी। तो हमें पता होना चाहिए कि साइक्लोफॉस्फेमाइड किस तरह एक्ट करती है। ऑब्जेक्टिव में आएगा N7 पोर्शन ऑफ ग्वानिन पे उसकी अल्कलेशन कर देती है, जिसकी वजह से बेसेस में आपस में, जैसे साइटोसिन ग्वानिन के दरमियान 3 ब्रिज होते हैं, और एडिनिन और थाइमिन के दरमियान उनके दरमियान 3 बॉन्ड होते हैं, इनके दरमियान 2, तो ये आपस में इनकी खच मच जाएगी। तो बाकी आपको क्लिनिकल यूजेस में सारे एक टेबल बताता हूँ। इसकी टॉक्सिसिटी आपको बता दूं। हेमरेजिक सिस्टाइटिस मैंने आपको पहले बताया है। जितनी भी दवाएं हैं सारी बोन मैरो सप्रेशन करवाती हैं। इसका एक और साइड इफेक्ट है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सेक्रेशन। अगर एडीए बहुत ज्यादा हो तो पानी जिस्म में जल थल लगा देता है, पानी निकलने नहीं देगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका इलाज डिमिकोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन वाले ग्रुप में लिखा हुआ है, ये आपको वहां से याद होना चाहिए कि SAIADH करता कौन है? साइक्लोफॉस्फेमाइड। और इसको ठीक कौन करता है? हमारे पास डिमिकोसाइक्लिन। मिक्लोरिथामीन जो है, इसके 2 साइड इफेक्ट्स याद रखने आपने। एक तो स्टेरिलिटी कराती है और ब्लिस्टर करवाती है। ब्लिस्टर जो असल एक बीमारी होती है, पेम्फिगस वल्गैरिस, स्किन की बीमारी है, उसमें होते हैं। बाकी ब्लियोमाइसिन में भी होते हैं, मैं आगे चलकर बताऊंगा। ब्लियोमाइसिन का असल साइड इफेक्ट जो एग्जाम में आता है वो लंग्स की फाइब्रोसिस है। इसके बाद जो सिस्प्लाटिन है, कार्बोप्लाटिन है, अक्सालिप्लाटिन है, इनमें अक्सालिप्लाटिन मशहूर है
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेफ्रोटॉक्सिक है, गुर्दे के लिए तबाही है। और इसके अलावा ये कोलन कैंसर में होती है। कोलन कैंसर ओल्ड एज लोगों में होता है जिनको राइट साइड पेन होता है और फीसेस में ब्लड आ रहा होता है और एनोरेक्सिया होता है। प्रोकार्बाजीन का आपने 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये ब्रेन ट्यूमर में यूज़ होती है। इसके अलावा जो है ये डाइसल्फाम एक रिएक्शन करवाती है जिसमें हाइपोटेंशन होती है, पाल्पिटेशन, डिजीनेस, फ्लशिंग होता है। बसल्फान का आपको मैं बताता चलूँ कि ये हमारे ब्रेन ट्यूमर में यूज़ होती है और डेकार्बाजीन इसकी बहन है जो कि हाजकन लिम्फोमा में होती है। मैं इस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बातें वो इंशाल्लाह आगे मैं आपको बताता हूँ। जो प्राफ का क्वेश्चन है वो है मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट हमें पता है कि डाईहेड्रोफोलेट रिडक्टेज इसको इनहिबिट करती है जिसकी वजह से डीएनए नहीं बन सकता। अब होता क्या है, होता यह है कि ये पॉलीग्लूटामेज बनाती है। पॉलीग्लूटामेट जो है जितना ज़्यादा होगा उतना ही साइटोटॉक्सिक एक्शन होगा। ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है क्योंकि आपको बताता चलूँ ये रेमाटॉइड आर्थराइटिस में भी यूज़ होती है। ये सोरियासिस जहाँ पे सिल्वरी स्केल स्किन पे बन जाते हैं वहाँ पे भी यूज़ होती है। अगर इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो ये वहाँ पे भी यूज़ होती है। और बहुत से कैंसर्स हैं जिनमें से आपके इसने 2-4 नाम बताए हुए हैं, हाजकन लिम्फोमा, नॉन हाजकन लिम्फोमा, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, नेक कैंसर। तो ये सारे आपने लिख देने हैं, जितने आपको याद हों जो तो आपने लिख देने हैं। और जब ये खाता है मरीज तो इरोसिव इसोफेजाइटिस होती है। इसलिए एक तो मरीज को कहते हैं ये हफ्ते में 1 दफ़ा लेनी होती है। बहुत स्पीड से पानी पिए 2 गिलास ताकि इरोसिव इसोफेजाइटिस ना हो। दूसरे नंबर के ऊपर जो है रीनल ट्यूब्यूल्स में क्रिस्टलाइन ना हो। अब नेफ्रोटॉक्सिक एक अक्सालिप्लाटिन मैंने आपको बताई जो कि सीए कोलन में यूज होती है और दूसरी नेफ्रोटॉक्सिक मैंने आपको बताई है मीथोट्रेक्सेट। इसको कवर करने के लिए भी जो हमारी फोलिक एसिड है ये हमने लाजमी देना है, जिसको लीकोवरिन रेस्क्यू कहते हैं। अच्छा, इसका एक साइड इफेक्ट प्राफ में हर साल आता है। ये लिवर फिब्रोसिस भी करवाती है, लंग फिब्रोसिस भी करवाती है। जिस बंदे को हम मीथोट्रेक्सेट देते हैं उसके एएसटी एएलटी हम बार बार करवाते रहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये आपको याद रहेगी कि लीकोवरिन रेस्क्यू हुआ है, लंग्स फिब्रोसिस, लिवर फिब्रोसिस क्या है। उसके बाद है हमारे पास मर्केप्टोपिरिन और थायोग्वानिन। इसका हमें एक एंजाइम पे ये एक्ट करते हैं जिसको हज पार्टी कहते हैं, HGPRT, हाइपोजेंथिन गुआनिन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज। ये वही एंजाइम है जो सेकंड ईयर में लीच निहान सिंड्रोम करवाता था, जिसमें वो अपने लिप्स को बाइट करता था, नाखून को बाइट करता था। तो हज पार्टी एंजाइम आप याद रख लें। ये 2 दवाइयों का मर्केप्टोप्यूरिन और थायोग्वानिडीन। बाकी सारी दवाएं बोन मैरो सप्रेशन भी करवाती हैं, एलोपेशिया भी, ये आपने वैसे लिख देना है। जी इंशाल्लाह ताला ये चैप्टर बहुत ही एक मुश्किल भी है, रूड भी है और बोरिंग भी है। तो इंशाल्लाह ताला आधा चैप्टर हम बाद में इसको कवर करेंगे। आधा चैप्टर इंशाल्लाह ताला मीथोट्रेक्सेट के बाद इंशाल्लाह ताला बाकी कल पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जितना भी मुश्किल है काफ़ी हद तक आसान किया होगा। बाकी भी सारी फॉर्म आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सारी आपको पढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।